सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 10 नेहरू तारागण अंतरिक्ष की रुपहली झांकी, ये गद्य विधा का एक है पत्र। इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। यह प्रस्तुत पाठ प्रश्न शैली में नेहरू तारागण के बारे में रोचक और मनोरंजक जानकारी देती है। लेखक मुंबई महानगर के विषय में कुछ जानकारियाँ दिए हैं जो प्रश्न शैली में है। नेहरू तारागण का निर्माण के क्या उद्देश्य थे? नेहरू तारागण के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारियाँ उपलब्ध कराना। इसके अलावा बालकों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति ललक और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी इसका निर्माण किया गया है। यह तारागण हमें संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये जो प्रश्न शैली में है, पत्र शैली में है, पढ़ते हैं। साधु बेला से यह पत्र लिखा गया है। पिता अपने पुत्र को लिखता है। प्रिय रवि, मुंबई हावड़ा यद्यपि पटना जंक्शन से 2 घंटे से देर पहुंची थी, तथापि उसने हमें यथा समय से पहुंचा दिया। गाड़ी ज्यों मुंबई के पास सरकती जा रही थी, मौसम खुशनुमा होता जा रहा था और दृश्यावलियाँ रंगीन और नयनाभिराम बनती जा रही थी। वहाँ के दृश्य मतलब अच्छे लग रहे थे, रंगीन होता जा रहा था और आँखों को आनंद दे रहा था। समुद्र के किनारे बसा होने के कारण यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, न ठंडा न गर्म। समशीतोष्ण माने बराबर, एक बराबर मौसम। हाँ, गर्मी में नमी के कारण पसीना बहुत आता है और दिन में कई बार नहाने की इच्छा होती है। मुंबई घूमने के लिए जाड़े का मौसम क्यों चुना था, अब तुम समझ गए होगे कि जाड़े के मौसम में अधिक गर्मी न अधिक ठंडा। स्टेशन से टैक्सी लेकर सीधे साधु बेला पहुंचा। साधु बेला जगह का नाम है। मेरा पत्र पाते ही अतिथिशाला में ठहरने की व्यवस्था बाबा ओमकारनाथ ने कर दी थी। स्टेशन से मुंबई की भव्यता, स्वच्छता और विशालता का आभास होने लगा था। उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, उत्तरोत्तर माने आगे तक। बाबा ओमकारनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक था, इसलिए नहा धोकर उनके पास गया। बाबा बड़े स्नेह से मिले और तुम सबके बारे में विस्तार से पूछा। बाद में मुंबई के दर्शनीय स्थलों की लंबी सूची बनाई, साथ ही समय और पैसे की बचत की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से मुंबई देखने का परामर्श दिया और ढेर सारा प्रसाद खिलाकर 4 बजे नगर दर्शन के लिए भेज दिया। कौन भेज दिया? बाबा ओमकारनाथ जी ने। सफाई की दृष्टि से इस महानगर की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। मतलब मुंबई में स्वच्छता बहुत अच्छा स्वच्छ शहर है। भारत में प्राय सभी बड़े नगरों को देख चुका हूँ, लेकिन ऐसी सफाई कहीं नहीं थी। मुंबई जैसा सफाई और कहीं जगह नहीं थी, वो लिखे थे। यहाँ की बस सेवा संपूर्ण भारत में आदर्श है। बसों में भीड़ भाड़ शायद ही देखने को मिलती है। उतरने में शायद ही धक्का मुक्की होती है और बड़ी जल्दी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक गंतव्य माने जहाँ उनको जाना होता है वहाँ बड़े ही तरीके से पहुँच जाते थे और बस में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। यह सुविधा कदाचित उपनगरीय रेल व्यवस्था और चौड़ी सड़कों के कारण थी। मतलब यहाँ की रेल व्यवस्था या रेलवे जो कर्मचारी है सुव्यवस्थित हैं और सड़क भी चौड़ा था, इसलिए ज़्यादा आवागमन बाधित नहीं होता था और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। मुंबई में आए 4 दिन हो गए और रात में सोने के सिवा लगातार घूमता ही रहा, लेकिन लगता है यहाँ की सभी चीज़ें को देखने के लिए 1 सप्ताह भी कम पड़ जाएगा। मुंबई आए 4 दिन हो गया और घूम ही रहा हूँ तब तक, लेकिन लगता है कि अगर मैं सब कुछ घूमना चाहूँ तो 1 सप्ताह भी यहाँ घूमने के लिए कम पड़ जाएगा। पिछले 3 दिनों में मैंने गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, एलिफेंटा की गुफाएं, मछली घर, जुहू बीच, चिड़ियाघर, संग्रहालय, हंगिन गार्डन, जहांगीर कला, दीर्घा आदि देखे हैं। इतने सब जगह हमने इतने दिनों में देख चुके हैं। फिल्म उद्योग की बस्ती देखने में 1 से 2 दिन तक लग सकते हैं। अभी फिल्म उद्योग बाकी है, वहाँ देखने में
1-2 दिन जरूर लग जाएंगे। अभी अभी नेहरू तारागण देखकर आया हूँ और चाय पीकर पत्र लिखने बैठ गया हूँ। नेहरू तारागण गए थे। नेहरू तारागण देखकर मैं इतना रोमांचित और अभिभूत हो गया हूँ कि उसी को शब्दों में उतारकर तुम्हें भेज रहा हूँ। नेहरू तारागण के विषय में जो भी है उसको शब्दबद्ध करके मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें भेज रहा हूँ। किसे? रवि को। तुमने कोलकाता में बिरला प्लेनेटेरियल तारागढ़ देखा है, उसी से मिलता जुलता है मुंबई का यह नेहरू ताराघर। यह उसके बाद में बना है, इसलिए इसमें कई नई बातें हैं। यह बिरला तारागढ़ से आकार में भी बड़ा है। यह जर्मनी से प्राय संयंत्रों और तकनीकी सहायता से बना है। जर्मनी के तकनीकी सहायता लेकर ये बना है। अनेक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों, खगोलविदों और ज्योति वैज्ञानिकों ने मिलजुल कर इसकी रूपरेखा और कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये नेहरू तारागण वर्ली में स्थित है, जिसका निर्माण नेहरू केंद्र संगठन ने कराया। इसके निर्माण में 2 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय हुए थे, फिर भी यह पूरा हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इतने पैसे लगने के बाद भी पूरा है यह नहीं कहा जा सकता है। तो नेहरू तारागण जाने के लिए उपनगरीय महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर उतरना होता है और यहाँ से यह 3 किलोमीटर दूर है। नेहरू तारागण के चबूतरे से अरब सागर लहराता हुआ दिखाई दे पड़ता है। इसके बाहर की दीवारें संगमरमर की है, यह जिन पर ग्रह नक्षत्रों की आरेख है और शीशे की अलमारियाँ में ग्रह नक्षत्र के मंडल गतिशील अवस्था में रखे हुए हैं। इसमें घूमने के लिए जो दरवाजे हैं वे शीशे के हैं। इमारत गोल है जो पृथ्वी के गोल की होने की प्रतीति कराती है। ऊपर गोल गुंबद है जो सफ़ेद एल्युमिनियम का बना हुआ है और विस्तृत आकाश को दर्शाने के लिए पर्दे का काम करता है। मुख्य हाल के पास दो बड़े हाल हैं जिसमें समय समय पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती रहती हैं। मुख्य हाल में चारों ओर दर्शक दीर्घाएँ हैं जिनके पास 150 दर्शक एक साथ बैठकर ग्रह नक्षत्रों की कार्यविधि देख सकते हैं। हॉल वातानुकूलित है, मतलब एसी है, इसलिए दर्शक गर्मी सर्दी को से मुक्त रहकर ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। तुमने समझ लिया होगा कि गोल गुम्बद ही आकाश है और वह ठीक वैसा ही है जैसे तुम रात में देखते हो। आगे लिखते हैं कि तुम जानते हो कि हमारे दिन सूरज के साथ आरंभ होते हैं और रात चांद तारों के साथ समाप्त होती है। आकाश की ओर जब भी दृष्टि डालते हैं उनके विविधता भरे सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। सुदूर आकाश और उसके परे फैले अंतरिक्ष के विषय में जिज्ञासाएं आदिकाल से मानव मन में उठती रहती हैं कि ये अंतरिक्ष और आकाश में क्या है, कैसे नक्षत्र ताराएं हैं। तो इन जिज्ञासाओं के लिए और आदमी उनकी तृप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। पहले नंगी आंखों से देखा और फिर उसके देखने के लिए दूरबीन बनाई, उन्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रखा ताकि सुदूर स्थित आकाशीय पिंडों को भलीभांति देख सके। जब उससे भी संतुष्टि नहीं हुआ तो रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाए। उन अंतरिक्ष यात्रियों ने सर्वप्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री स्वर्गीय यूरी गागरिन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की थी। नील और एडविन ने पहली बार दूसरे ग्रह पर जाकर उसे देखा और परखा था। इसके बाद भी कई अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं। आज अनेकों देशों के मानव रहित यान या पृथ्वी के परे सारे ग्रहों मंगल, बृहस्पति, शनि आदि की ओर बढ़ रहे हैं और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अभी दे रहे हैं। हमारा देश अंतरिक्ष बिरादरी का 6ठा सदस्य बन गया है और भारत सरकार चाहती है कि हम उन क्षेत्र में किसी से पीछे न रहें। हम योजनाबद्ध तरीके से अंतरिक्ष विज्ञान के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें होने वाले लाभ अपरिमित ही नहीं अकल्पित भी हैं। मतलब अंतरिक्ष यात्रा में भारत तो 6ठा स्थान है, लेकिन आगे भी वो इसके लिए योजनाबद्ध है कि इसमें मेरा 6ठा नहीं 1ला स्थान हो, क्योंकि इसकी आगे अपरिमित मतलब बहुत ही
अकल्पित बहुत ही लाभदायक है। इसमें बहुत ही लाभ है। केरल राज्य में त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, अहमदाबाद आदि में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं। आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्ष में स्थापित कर दिए हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक जानकारियाँ हमें प्राप्त होते रहते हैं। बालकों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति ललक और जिज्ञासा उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही ताराघरों की स्थापना की गई है। तुम जैसे जिज्ञासु छात्र छात्राओं को ये ताराघर बड़े रोचक ढंग से अंतरिक्ष और खगोल संबंधी उपयोगी जानकारियाँ देने में समर्थ हैं। अब नेहरू तारागण संपूर्ण ब्रह्मांड को हमारे समक्ष चलचित्र की भांति प्रस्तुत करता है और उद्घोषक द्वारा टेप की हुई वार्नियाँ हिंदी, अंग्रेजी या मराठी में विविध ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारियाँ देती है। दर्शक गुम्बद पर रात्रिकालीन आकाश देखते हैं, उस आकाश को देखते हैं फिल्म के माध्यम से, जिसमें सूरज, चांद, तारे, ध्रुव, मंगल, बृहस्पति, शनि, सप्तऋषि, आकाश गंगा, पुच्छल तारे आदि हैं। हम उन्हें रोज रात्रि में देखते हैं, पर कितना कम जानते हैं उनके बारे में। नेहरू तारागण के बारे में कुछ ही घंटे में जो विशद जानकारियाँ देता है, वह पुस्तकों में महीनों से भी संभव नहीं है। महीना बीत जाएगा फिर भी संभव नहीं है जो जानकारी नेहरू तारागण में बच्चों को कम समय में मिल जाती है। तारागण में प्रवेश करते ही लगा हम दूसरे लोक में पहुंच गए हैं। नीचे के एक विशाल कक्ष में ब्रह्मांड विषयक ढेर सारी जानकारियाँ और मानव की चंद्र विज्ञान की झांकी देखने को मिली। अनेक आरेख, चार्ट और गतिशील मॉडल देखने को मिले। इसके बाद ऊपर से स्काई थिएटर में स्काई शो देखने के लिए तैयार हो गए। इस कक्ष का प्रमुख आकर्षक कृत्रिम मॉडल है। इसमें 9 ग्रह अपनी गति से के सही अनुपात में घूमते दिखाई गए हैं। इस कृत्रिम और सौरमंडल में एक पृथ्वी वर्ष अर्थात 365 दिन में 10 मिनट में पूरा करते देखा। इसी अनुपात में शनि को सूर्य की परिक्रमा में 300 मिनट अर्थात 30 गुना अधिक समय लगता है। इसके बाद हम अब सब ने अपोलो 13 को चंद्रमा पर उतरते देखा। नियंत्रण कक्ष का बटन दबाते ही अपोलो 13 का चंद्रमा पर अवतरण का पूरा कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में जो दिलचस्प बात दिखाई पड़ी वह अविस्मरणीय है। यहाँ पृथ्वी उदय होते दिखाई पड़ती और चंद्रमा के क्षितिज में डूब जाती। अंदर दीवारों पर धूमकेतु, निहारिका, आकाशगंगा आदि पारदर्शियाँ देखी। यहाँ से हम लोग नेहरू तारागण की प्रथम मंजिल पर गए। वहाँ एक 100 दूरबीन लगी हुई थी। एक सौर दूरबीन, सौर, उसके माध्यम से हम सूर्य की ओर देखे बिना ही उसकी प्रतिबिंब देख सकते हैं। यहाँ पर एक शक्तिशाली चित्रलेखी की सहायता से सूर्य के 7 रंगों का इंद्रधनुष देखा। इंद्रधनुष के ऊपर अनेक काली रेखाएं दिखाई पड़ी जो सूर्य के वर्तमान विभिन्न तत्वों को बताती है। इसके पास ही एक और गतिशील मॉडल देखा जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण का स्पष्ट बोध हो जाता है। बाहर सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग स्काई थिएटर के अंदर घुसे। दरवाजे के बाहर नियंत्रण कक्ष हैं जिनके बटनों को दबाकर एक कर्मचारी दर्शकों को अंतरिक्ष संबंधी विविध फिल्में दिखाता है। बीच में है हजारों आंखों वाला रोबो विशाल प्लेनेरियल प्रोजेक्टर। बटन दबाते ही मुंबई का सायंकालीन दृश्य उदित हुआ। सूरज ढलते धीरे धीरे दिशाएं अंधेरे में डूबने लगी और तारे एक एक करके निकल गए। थोड़ी देर में गुंबद के पहले पर्दे पर मुंबई का आकाश अवतरित हो गया। प्लेनेटेरियल प्रोजेक्टर की सहायता से किसी भी समय का दुनिया के किसी भी भाग के ऊपर का आकाश दिखाया जा सकता है। भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाया जा सकता है। सारा दृश्य इतना प्राकृतिक लगता है कि मानो हम खुले आकाश के नीचे बैठ अंतरिक्ष की ओर निहार रहे। जिस रात ईसा मसीह चरनी में लेटे देख गए थे, उस रात बेथलेहम के आकाश में कौन कौन से तारे थे तुम सरलता से देख सकते हो।
कपिलवस्तु के सिद्धार्थ के जन्म के समय की आकाशीय स्थिति देखी जा सकती है। 2000 ईस्वी में किसी रात को चुनकर उसे देखा जा सकता है और साथ ही उस दिन दिखाई पड़ने वाली सभी ग्रह नक्षत्रों को भी देखा जाए। लेकिन सबसे रोमांचक लगा मुझे भाग्य से साक्षात्कार का कार्यक्रम जो 14 अगस्त 1947 के सूर्यास्त में आरंभ हुआ। मुंबई के क्षितिज पर गोधूली बेला आते ही आकाश में तारे उग जाते हैं। जैसे ही अर्धरात्रि होती है हम आकाश को पृथ्वी के अनेक छोरों से देखते हैं। उस समय तो चमत्कार सा दिखाई देता है जब उत्तरी ध्रुव के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर न तो तारे कभी निकलते हैं और न ही अस्त होते हैं। पृष्ठभूमि संगीत के साथ हम पृथ्वी ग्रह से बाहर निकलकर सौर मंडल की परिक्रमा करने में लगते हैं और अंतरिक्ष में और गहरे उतरते जाते हैं जहां अद्भुत तारा मंडल, आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड द्वीप है, अनेक नौ तारे हैं, क्षय होते हुए तारे। उसी घड़ी में ठीक अर्धरात्रि का घंटा बजते ही हम पंडित नेहरू की आवाज़ सुनते हैं। देश स्वतंत्र हो गया, हमारे ऊपर है दिल्ली का आकाश। उस क्षण से ग्रह, नक्षत्र और राशियां हम देखते हैं रह जाते हैं। नेत्रों के सामने अंतरिक्ष का रहस्यमय दरवाज़ा खुलता है। हम सुनते हैं तारों का संगीत और महसूस करने लगते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में अपनी लघुता, अपना छोटापन। कितने क्षुद्र हैं हम, कितनी छोटी है हमारी पृथ्वी। आशा है तुम इस पत्र को पढ़कर बार बार पढ़कर आनंदित और आह्लादित होगे। पत्र के साथ संलग्न चित्रों से तुम्हें तथ्यों को समझने में सहायता मिलेगी। संलग्न माने जो उसमें लगा हुआ है, जो पत्र के साथ जो भी फोटो, जो भी वहाँ का चित्र मिला हुआ है, उसको देखकर तुम्हें ये अंतरिक्ष के जानकारी के विषय में सहायता मिलेगी और तुम्हें आनंद भी आएगा इसको पढ़कर। तुम्हारा पिता शशि कुमार। तो ये सौरमंडल की जानकारी, नेहरू तारागण की जानकारी पिता शशि जो अपने पुत्र को पत्र के माध्यम से देते हैं। तो बेटा इसमें इसका पाठ का सारांश समझ में आया होगा आप लोगों को कि अंतरिक्ष के विषय में। और दूसरी चीज़ ये मुंबई के स्टेशन, मुंबई का जो भी माहौल है, वहाँ का सफाई, स्वच्छता, इस सब विषय में आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पहला, इस पाठ में कहाँ की जलवायु समशीतोष्ण बताई गई है? तो उत्तर है इसका मुंबई की जलवायु समशीतोष्ण। समशीतोष्ण माने बराबर, वहाँ का तापमान बराबर है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा। मुंबई की बस सेवा कैसी है? एक आदर्श बस सेवा है, न अधिक भीड़ भाड़ है और न ही वहाँ कोई दिक्कत है। कौन सी दार्शनिक स्थल मुंबई में नहीं है? कौन सी दार्शनिक स्थल मुंबई में नहीं है? एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सा दर्शनीय स्थल मुंबई में है? तो हैंगिंग गार्डन। उत्तर है हैंगिंग गार्डन। नेहरू तारागण कहाँ है? तो नेहरू तारागण मुंबई में स्थित है। नेहरू तारागण किस देश की सहायता से बना है? किस देश की? जर्मनी। नेहरू तारागण जर्मनी की सहायता से बना है। नेहरू तारागण के अतिरिक्त बने दो हाल में क्या होता है? क्या होता है? विशाल गोष्ठियाँ। नेहरू तारागण के अतिरिक्त बने दो हाल में विशाल गोष्ठियाँ माने विचार विमर्श करने का जगह होता है। भारत अंतरिक्ष बिरादरी के सदस्यता क्रम में किस स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है। अंतरिक्ष बिरादरी के सदस्यता क्रम में छठवां स्थान पर भारत है। कौन सा उपग्रह भारतीय नहीं है? तो स्पुतनिक उपग्रह भारतीय नहीं है। मनुष्य का पृथ्वी की तुलना में अधिक वजन किस ग्रह पर हो जाता है? किस ग्रह पर हो जाता है? तो बृहस्पति ग्रह पर हो जाता है। तो बच्चों ये हुआ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। धन्यवाद। खांसी हो लगी।